हेलो नमस्कार दोस्तों, दिलीप सर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है अभी के टाइम में हम लोग करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न है वो ऐसे प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और प्रति साल रिपीटेड होते रहते हैं। और ये झारखंड जैक के द्वारा वायरल चल रहा है। तो आइए सारे प्रश्न को देखते हैं। 40 एमसीक्यू आप लोगों को पूछने वाले हैं, तो एक एक प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला सवाल है आज का हमारा जो है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जो शेविंग करते हैं उसमें जो है किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन आता है नंबर दूसरा में कि गोली दर्पण में जो फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध पूछा जा रहा है। ये हम जो पिछले बार जो सीरीज करा रहे थे आप लोगों को अंतिम प्रहार के नाम से, उसमें ये सारे के सारे प्रश्न को हम कई बार कंप्लीट करा चुके हैं। अंतिम प्रहार के नाम से सीरीज चला था, या 4 या 5 लेक्चर हमारा है उसमें। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में पूछा जा रहा है संबंध। तो आपको पता है कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा है, प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। लिखा है, अपवर्तन की क्रिया में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तन की क्रिया में पूछा जा रहा है कि कौन सी भौतिक राशि क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। तो आपको हम बता दें कि जो अपरिवर्तित रहती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति। आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है। जो अपवर्तनांक होती है उसमें जो है तरंगदैर्घ्य की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो आवृत्ति यहाँ पे अपरिवर्तित रहती है। किसमें? अपवर्तन की क्रिया में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 4 देखिएगा, सवाल क्या लिखा हुआ है। नंबर 4 में लिखा हुआ है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखिए, ये सारा का सारा प्रश्न हम करवा चुके हैं। ये एक मिरर है और मिरर में पूछा जा रहा है कि जो मिरर है, इस मिरर में ये किरण गया तो ये परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगा। ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या होगा? तो आपको हम बता रखे हैं कि फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? तो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 देखिएगा, लिखा हुआ है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु का बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। मतलब कौन सा ऐसा मिरर है, दर्पण है, जिसमें वस्तु को कहीं भी रखें लेकिन प्रतिबिंब बराबर बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये किसमें होता है? ये भी प्रॉपर्टी हम आप लोगों को बता रखे हैं कि सर ये समतल दर्पण में होता है। लेकिन यहां पे बच्चे कंफ्यूज करेंगे। कहां कंफ्यूज करेंगे कि गुरुजी ये भी तो हो सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तल दर्पण में जो होता है सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सीधा प्रतिबिंब बनता है और बराबर, बाकी नहीं बनता है। उसमें छोटा बड़ा बनता है उसमें। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 6 में लिखा हुआ है क्या? देखिएगा, लिखा है, प्रकाश के अपवर्तन की कितने नियम हैं। प्रकाश की जो अपवर्तन है इसके कितने नियम हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम होते हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम है। और इसका जो सेकेंड वाला नियम है, सेकेंड नियम को ही हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं।
आप लोगों को शायद याद होगा। तो इसके मुख्यतः कितने नियम है? 2 नियम है। ये सारे प्रश्न हमने करवा रखा है अंतिम प्रहार सीरीज में। देखिए, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब आप फोकस दूरी बराबर क्या होता है? उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में F इक्वल टू R, R का मान कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 50/2 बराबर वाट। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा इस प्रश्न का आंसर कि कौन सा आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? यह भी प्रश्न हम आप लोगों को करवा रखे हैं कि लेंस की क्षमता अर्थात P बराबर होता है 1/f। P बराबर होता है 1/f। अब देखिए, यहां आपको दे रखा है 1 मीटर, तो आप इसको जरा सॉल्व कीजिए। 1/1 बराबर 1 निकल कर आ गया डायोप्टर, मतलब 1 डायोप्टर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। पिछले बार कमेंट कर रहे थे काफी सारे बच्चे कि सर उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? तो हम आपको बता दें कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, और अवतल लेंस जो होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। आप लोग इसको याद रखिएगा, काम आएगा। अगले सवाल की तरफ तो चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल है नंबर 9। देखिएगा, लिखा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस दूरी इसकी क्या होती है? धनात्मक होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल है हमारे पास, लिखा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का जो वेग होता है वो न्यूनतम होता है, किसमें होता है? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, प्रकाश का जो वेग है वो न्यूनतम किसमें होता है? तो आपको पता है कि ठोस में जो होता है, अर्थात कांच में जो है प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है। बाकी अधिकतम की अगर पूछा जाएगा कि प्रकाश का जो वेग है, अर्थात प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में होती है। अगर आपसे पूछेगा कि कितना होता है, तब आपको बताना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको बताना है। अगर आपको यही किलोमीटर में पूछेगा तो 3 लाख कर देना है आप लोगों को। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है न्यूनतम, तो न्यूनतम किसमें होता है? कांच में होता है, याद रहेगा। ये सारे के सारे प्रश्न हम जो है अंतिम प्रहार सीरीज में करवा रखे हैं, आप लोग उसको जरूर लीजिएगा, काफी हेल्प मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो यहां पे हमको फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। तो 1/p का मान कितना दे रखा है? 4 डायोप्टर, तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना निकल जाएगा? भाग दीजिएगा, तो ये निकल जाएगा, पॉइंट दीजिएगा, 1 0 आएगा, फिर से इसको भाग लगाइएगा, तो 4 दूना 8, 2, फिर हो गया 2, 20, 5 बार में चला गया, ये हो गया 2.5। कितना निकल कर आ गया? 2.5 निकल कर आ गया। ठीक है, तो देखिएगा, अब इसका देखिए आंसर क्या दे रखा है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। यहां देखिए सारा का सारा आंसर सेंटीमीटर में है, और ये हमारा निकल कर आया है मीटर में। तो इसको हम क्या करेंगे? 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 25 सेंटीमीटर निकल कर आ गया अपने पास। 25 सेंटीमीटर निकल कर आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 25 सेंटीमीटर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे। आगे चलते हैं नंबर 12 नंबर सवाल की तरफ। 12 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर आपको दिया हुआ है, उसकी क्षमता आपसे पूछा जा रहा है। क्षमता पूछा जा रहा है मतलब पावर हमसे पूछा जा रहा है।
तो फॉर्मूला होता है 1/f। तो आप क्या कीजिए 1/f, f यहाँ कितना दे रखा है 50। देखिए जब भी आपको इस तरह का पक्षांतर वगैरह सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि जो सेंटीमीटर में जो चीजें दी गई है उसको आप क्या कीजिएगा मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। किसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा? मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हाफ मीटर, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, होता है ना। अब हमको क्या करना है, इसको उल्टा करके लिखिए। देखिए एक हम इसको जो है थोड़ा सा ये देखिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100। हमको निकालना है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/100 गुना में 50, 50 दूना 100 बराबर 1/2 मीटर। ये काफी सारे को ये निकालने के लिए नहीं आता है, तो इसको जो है मीटर में हम बदल लिए तो कितना निकल गया, हाफ मीटर निकल गया। अब इसके नीचे में हम हाफ मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब ये पलट जाएगा तो 2 डायोप्टर निकल कर आ गया आंसर। देखिए 2 डायोप्टर निकल कर आ गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा, अवतल लेंस दिया रहता तो माइनस में आंसर होता। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा नंबर 13 लिखा है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। अभी जस्ट इसके ऊपर हम बता रखे हैं कि प्रकाश का जो वेग है सर्वाधिक किसमें होता है। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। दिए गए प्रक्रम में कौन सा ऊष्माक्षेपी है। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि ऊष्माक्षेपी, आप लोगों को हम जो है जब थ्योरी वाला क्लास पढ़ा रहे थे सब्जेक्टिव प्रश्न का जो कि क्रैश कोर्स के नाम से दिया गया है आप लोगों का, तो उसमें आप लोगों को पढ़ाए थे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है क्यों, उसका डिटेल भी बताए थे। तो वहां से देख रहे हैं क्वेश्चन में ही मिल गया कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले सही हो गया कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, तो श्वसन अभिक्रिया जो है, श्वसन की प्रक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नंबर 15 में देखिए क्या लिखा हुआ है, चिप्स की पैकेट विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। चिप्स की जो थैली होती है ना, चिप्स वगैरह जो हम लोग खाते हैं, पैकेट खुला रहता है, हवा वगैरह भरा रहता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए ये आप लोगों को थ्योरी क्लास जब हम पढ़ा रहे हैं उस सब सारे में मिल जाएगा, इस सारा का सारा। आप लोग इस सब क्लास को कंटिन्यू लीजिए अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने चाहते हैं तो ये देखिए जंग लगना मतलब क्या हुआ रहा, जैसे देखिए लोहा है Fe, उसमें कोई चीज ऊपर से आके परत जम जा रहा है, मतलब दो चीज मिल करके एक नया चीज बना रहा है, तो ये क्या हो जाता है, संयोग कर रहा है, संयोग ना हो रहा है। वियोजन माना क्या होता है, टूट जाना। विस्थापन मतलब एक को हटाकर दूसरा का स्थान ग्रहण करना, ये भी नहीं हो रहा है, द्विविस्थापन भी नहीं हो रहा है। यहां पे लोहे में जंग लग रहा है मतलब यहां पे संयोग हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा 17 नंबर सवाल लिखा हुआ है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि उपचयन एक्चुअली होता क्या है। तो उपचयन देखिए, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम लोग कहते हैं उपचयन। अब देखिए यहां कार्बन को देखिए ध्यान से, कार्बन में जैसे अभिक्रिया हुआ तो कार्बन में आकर के ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहां पे कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो होप आप समझ गए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 18 देखिएगा, लिखा हुआ है दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, कौन सा संतुलित है। अब आप लोगों को यहां पूछा जा रहा है कि बैलेंस करने के लिए मतलब कौन सा समीकरण
जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा समीकरण जो है बैलेंस है, तो आप उसको चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, यहां देखिए हाइड्रोजन की संख्या हो गया 4, 2 2 ना 4, ये तो है नहीं। एल्युमिनियम यहाँ 4 और एल्युमिनियम यहाँ 2, ये भी खत्म, ये भी खत्म। कॉपर यहाँ 2, कॉपर यहाँ 1, खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला देखिएगा 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 19 नंबर सवाल लिखा है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। चित्र दिए गए चित्र में, चित्र इसका है ही नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, यही है, ये वाला है, रिएक्शन की बात कर रहा है ये। दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, मतलब यहां पे एक आप लोगों को समीकरण दिखाई दे रहा है, इस समीकरण को ही चित्र इसने बोल दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए यहां पे Pb है और यहां Pb में Cl2 आके जुट गया है, मतलब ये Cl2 Pb क्या किया, कॉपर को हटा दिया, कॉपर को अलग कर दिया, मतलब कॉपर को विस्थापित कर दिया और Pb जो है कॉपर का स्थान ग्रहण करके Pb इसके जगह पे कॉपर का जगह ले लिया Pb और Cl2 के साथ जुड़ गया और उसको कॉपर को हटा दिया, मतलब क्या हो रहा है, विस्थापित कर रहा है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन। वियोजन क्या होता है, एक बड़ा यौगिक टूट जाता है, उष्माक्षेपी उष्मा उत्पन्न होता है। संयोजन मतलब जोड़ करके एक नया बनाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला लिखा है 20 नंबर सवाल में लिखा है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधी सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो गंधी सूचक की तरह व्यवहार कौन करता है, तो प्याज करता है। कौन करता है, लिटमस। लिटमस का स्रोत लीचेन होता है। लिटमस का स्रोत क्या होता है, लीचेन होता है। हल्दी जो है प्राकृतिक है। आप लोग ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, 21 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 21 नंबर सवाल लिखा हुआ है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो आप सभी को पता है कि जो हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना, ये हो गया संगमरमर CaCO3। CaCO3 होता है संगमरमर का, CaCO3 होता है, CaCO3 शायद यही होता है संगमरमर का। ये तो हो गया बुझा विरंजक चूर्ण CaOCl2। ठीक है, तो यहां देखिए अगला आपको पूछा जा रहा है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र यही होता है CaOCl2। क्या हो जाता है, CaOCl2। अभी यहां आप लोगों को बता रखे हैं कि विरंजक चूर्ण का यह सूत्र हो जाता है। संगमरमर का शायद यही होता है, या CaOCO3 होता है क्या, नहीं यही होता है संगमरमर का सूत्र। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, संगमरमर का सूत्र आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे ख्याल से यही होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो भी वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, बाकी ये आप लोगों का बुझा हुआ चूना हो जाता है CaCO3 संगमरमर का सूत्र हो जाता है। बाकी ये है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो है लिखा है 23 नंबर में, एक आप लोगों को चित्र दिया हुआ है, ये एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें जो है क्या हो रहा है, देखिए पानी है और इसको एक बैटरी से गर्म कर रहा है, तो वो दो टूट रहा है, पानी अलग अलग। यहां देखिए H2O है, ये इसको आप घटित किया, मतलब इसको गर्म किया तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, इस प्रकार से हो गया ये। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, दोनों अलग अलग हो गया, मतलब वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बता रहे बबुआ, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 25 नंबर में लिखा है कि तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तो तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है,
याद रखिएगा, यहां पे सब में लिखा हुआ है वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो तनुकरण प्रक्रिया में ये अम्ल और क्षार वाले चैप्टर से है, आप लोग ध्यान रखिएगा, अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार वाले चैप्टर से है ये चीजें। और किसी में भी वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है, जिसमें भी होती है, जो भी होती है, कमी होती है। अब किस किस में कमी होती है? तो H+ आयन में भी कमी होती है और साथ ही साथ OH- वाले आयन में भी कमी होती है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, कमी होती है, वृद्धि का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नंबर 26। 26 नंबर सवाल में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 26 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? यहां पे बोला जा रहा है कि वियोजन, जो आप प्रकाशीय वियोजन है उसका उदाहरण कौन सा है, मतलब वियोजन, वियोजित कहां हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए ध्यान से, ये वाला तो होगा नहीं, यहां पे दो चीजें जुड़ करके एक चीज बना रहा है, ये भी नहीं होगा, यहां पे भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द, सी नंबर इसका जो है सही हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आप लोग देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, प्रकाशीय वियोजन है ना, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा और बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। अगला सवाल लिखा है कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा, अमीबा आप लोगों को पता है कि अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है, अमीबा कैसा होता है, तो इस प्रकार से कुछ उसकी संरचनाएं होती है। तो पूछा जा रहा है कि अमीबा जो है भोजन कहां से ग्रहण करती है? तो कूटपाद से करती है। ये जो लाइन आप लोगों को बाउंड्री दिखाई दे रहा है ना, ये इसकी होती है कूटपाद। तो अमीबा भोजन ग्रहण कहां से करती है? तो कूटपाद से करती है। अगला नंबर सवाल देखिए 28 नंबर लिखा है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण, इमल्सीकरण अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में होता है पायसीकरण। पायसीकरण क्या होता है? पायसीकरण क्या होता है? इसका हिंदी हो जाएगा पायसीकरण। क्या हो जाएगा? पायसीकरण। तो इमल्सीकरण कौन करता है? तो काफी सारे बच्चे कोई मार देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कोई पेप्सिन। तो ये बिल्कुल भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये पित्त रस करता है। कौन करता है? पित्त रस जो है इमल्सीकरण का काम करती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 29 नंबर में लिखा है, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? जरा देखिए, अमरबेल जो कि एक परजीवी है, क्या है? परजीवी है अमरबेल। अमरबेल हो गया परजीवी। कवक भी दूसरे पर निर्भर रहता है, ये भी क्या होता है? दूसरे पर निर्भर रहता है। ये भी स्वपोषी है? नहीं है, ये भी गलत हो गया। अमीबा भी दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन आम, आम क्या है? ये क्या दूसरे पर निर्भर करती है? नहीं करती है ये दूसरे पर निर्भर। ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आम जो है क्या होता है? स्वपोषी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4। कितने होते हैं? 4। मनुष्य की हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। अगला लिखा हुआ है कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि जो हम श्वास लेते हैं उसमें रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है वो ऑक्सीजन को रक्त के साथ में जो है ऑक्सीजन को भी वितरित करने का काम करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अगला सवाल लिखा है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्काणु। क्या हो जाएगा? वृक्काणु हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नंबर 33। 33 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब ब्लड को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाती है, अर्थात हिंदी में बोले तो अपोहन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपोहन कहलाती है। नंबर 34 सवाल में लिखा है, जनन की मूल घटना क्या है? अब यहां बच्चे क्या करते हैं? युग्मनज का बनना मार देते हैं।
या नहीं तो वो युग्म का बनना, भ्रूण का बनना, ये सब मार देते हैं। लेकिन ईंटों पे ध्यान बच्चे का जाता ही नहीं है। ये क्या है? तो डीएनए की प्रतिकृति बनाना ही जनन की मूल घटना है। आप लोग याद रखिए, ये सारा जो है गलत है, ये सारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी सारे जो है यूट्यूब चैनल पे भी अगर ये इस क्वेश्चन को करवाया गया है तो उसमें भी कई सारे बता दिए हैं युग्मनज का बनना, जो कि सरासर गलत है। आप लोग इसको ध्यान से और अच्छे से बनाइएगा। 35 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शा रहा है? यहाँ पे किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो देखिए ये जनन काफी सारा, बहुत सारा मात्रा में हो रहा है। तो क्या विखंडन हो रहा है? नहीं, विखंडन भी नहीं हो रहा है, मुकुलन भी नहीं हो रहा है, बहुविखंडन हो रहा है। काफी सारा यहाँ पे विखंडन हो रहा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नंबर 36 की तरफ। लिखा है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है लड़कों में यौवनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? कौन हार्मोन करता है? तो यहां पूछा जा रहा है कि लड़कों में जो जैसे मूंछ का निकलना और भी काफी सारे चेंजेस आते हैं, तो कौन सा हार्मोन उसके लक्षणों का नियंत्रण करता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या करता है? लड़कों में यौवनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण करने का काम करती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सौर स्थिरांक का पूछा जा रहा है, मान क्या होता है? तो आपको बता दें कि सौर स्थिरांक का जो मान होता है 1400 वाट, 1400 वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1400 वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है सौर स्थिरांक का वैल्यू। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे का कमेंट आएगा कि सर ऑप्शन में तो एक भी नहीं दिया हुआ है 1400। तो ये बाबू यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, 1400 वाट प्रति मीटर स्क्वायर लिखे हैं और हर जगह यहाँ पे किलोमीटर ऐड किया हुआ है। देखिए आप ध्यान से, किलोमीटर। अब किलोमीटर में इसको बदलने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? 1400 को 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1020, 1020। अब यहाँ पे 10 से इसमें भाग देंगे तो पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा, मतलब 1.4 कब आ जाएगा? किलोवाट, किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन नंबर कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए, देखिए ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें देखिएगा ऑप्शन कितना करीब दे रखा है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देखिए कितना करीब। ऑप्शन नंबर 1 में तो सही दिया हुआ है, लेकिन यहां पे भी सेम है, लेकिन यहां पे देखिए ये जो प्रति का सिंबल है ना, प्रति, ये दिया है वॉट, उसके बाद प्रति किलोमीटर स्क्वायर दे दिया है। जबकि ये प्रति का सिंबल होगा यहाँ किलोवाट, फिर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। तो यहां बच्चे, काफी सारे बच्चे गलत कर देंगे, इसको भी टिक करके आ जाएंगे, जबकि ये सारा सरी क्या है? गलत है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो हमारा सवाल है नंबर सेकंड, देखिएगा नंबर सेकंड सवाल है हमारा, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जो जैव गैस होती है उसका मुख्य घटक क्या होती है? तो मीथेन होती है। होप सुन इसमें कंफर्म नहीं है, आप लोग कमेंट में इसका जो है आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा हमें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है नंबर 40 नंबर सवाल, देखिए लिखा है महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागरों के पृष्ठ के जल का तापमान और 2 मीटर गहराई के जल के तापमान में कितना अंतर होता है? मतलब पूछा जा रहा है कि महासागर का जो पृष्ठ होता है उसमें जल का तापमान, और उसके नीचे 2 मीटर गहराई में चले जाइए और उसके तापमान, जल का तापमान में कितना डिग्री का अंतर होता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए कितना डिग्री का अंतर होता है वो आप लोगों को हम बताते हैं।
इसमें जो मैनुअली अंतर होता है वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। कितना डिग्री सेल्सियस का होता है बाबू अंतर? 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। तो होप सुन ये पूरा 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराए अभी के टाइम में, ठीक है। तो ये 40 का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इसी प्रकार से हम कंटिन्यू सीरीज रखेंगे। और जब अंतिम टाइम आएगा तो आप लोगों को एक एक वीडियो लेक्चर में पूरा कंप्लीट साइंस का फिजिक्स, पूरा कंप्लीट साइंस का केमिस्ट्री, पूरा कंप्लीट एक एक वीडियो लेक्चर में हम करवाने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और दोस्तों को जो है दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।